नमस्ते। आज मैं एक लंबा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बांग्लादेश की सरकार, अस्थिर सरकार जो है, उसके बारे में इंडिया के ऊपर क्या असर गिरने वाला है, यह मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। भारत को स्वातंत्र्य मिला। ब्रिटिशों ने स्वातंत्र्य देते वक्त भारत और पाकिस्तान ऐसे इंडिया के दो विभाजन किए गए। पाकिस्तान के बारे में पूर्व पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान, ऐसे दो भाग किए गए। लेकिन पूर्व पाकिस्तान जो है, वो पूर्व पाकिस्तान के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने स्वतंत्र होने का निर्णय लिया और भारत की मदद से 1971 में पूर्व पाकिस्तान ने स्वतंत्र बांग्लादेश के रूप में अपना एक अलग देश बनाया। उस टाइम के वहाँ के शेख मुजीबुर रहमान, यानी कि अभी के जो प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने राजीनामा देकर देश छोड़ना पड़ा, शेख हसीना, उनके पिताजी वो पहले प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश के बने। वहाँ से लेकर भारत और बांग्लादेश में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे हैं। अपने पड़ोसी देश के नाते उनमें अच्छा संबंध रहा है। बांग्लादेश और भारत दोनों ने मिलाकर, दोनों ने थोड़ा सा इनिशिएटिव लेकर सार्क संगठन निर्माण की। शेख मुजीबुर रहमान वो सार्क संगठन निर्माण करने में प्रमुख भूमिका उन्होंने निभाई। वो सार्क संगठन दक्षिण एशियाई राष्ट्र में अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन दक्षिण एशियाई जितने भी राष्ट्र हैं वो एक अस्थिर ऐसा नेशन बनते जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने मराठी में ही एक छोटा सा 5 मिनट का एक वीडियो भी बनाया हुआ है। अस्थिर ऐसा नेशन बनते जा रहा है और धीरे धीरे ये सभी दक्षिण एशियाई राष्ट्र में कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिटिकल इमरजेंसी आती रहती है, आ जा रही है। और उसमें ऐसे दिख रहा है कि पहले श्रीलंका में अस्थिरता वातावरण निर्माण हुई, उसके बाद में अब बांग्लादेश में ऐसे अस्थिर सरकार निर्माण हुई। उसके पहले म्यांमार में भी ऐसे ही अस्थिर सरकार बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ पे फिर से वह संभाला गया। तो ऐसे दक्षिण एशियाई राष्ट्र में, पाकिस्तान में तो वही परिस्थिति है। पाकिस्तान में सरकार जो भी डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं, वो इलेक्शन से जीत के आने वाले गवर्नमेंट में जो पार्टीज़ है वो 5 साल पूरा नहीं करती। कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है, उसमें से वो वहाँ पे उनकी अड़चनें जो है वो बढ़ती जाती है। तो बांग्लादेश अस्थिर एक नेशन बन गया है और भारत और बांग्लादेश की बॉर्डर भी ऐसी कनेक्टेड है। तो नेबर कंट्री में ऐसे अस्थिर वातावरण रहे तो हर एक नेशन के लिए वो एक बड़ी दिक्कत हो सकती है। और एक सोचने वाली बात है, बांग्लादेश में जितना भी जो मूवमेंट चलाया गया वो छात्रों ने मूवमेंट चलाया। छोटे छोटे बच्चे जो है वो बच्चों ने मूवमेंट चलाया और ये बच्चों ने प्राइम मिनिस्टर को राजीनामा देने तक आंदोलन चलाया और वहाँ आंदोलन
चलाने के बाद में ठीक से वो शेख हसीना को प्राइम मिनिस्टर पद से हटना पड़ा। ये एक बहुत सोचने वाली बात है। ये सब अकेले बांग्लादेश के स्टूडेंट ने किया या फिर उसके पीछे कोई दूसरी शक्ति थी, सुपर पावर नेशन में से कोई दूसरा उनको सपोर्ट कर रहा था, ये अभी धीरे धीरे आगे जाके वो सामने आएगा। अपने देश में सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसे मानने वाले प्राइम मिनिस्टर वर्ल्ड में बहुत से दिखते हैं कि जो भी कुछ हम कर रहे हैं वो सब ठीक ठाक चल रहा है। ऐसे सोचने वाले, ऐसे विचार करने वाले प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। एक बार प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में उनको ये नहीं पता चलता कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो समाज के लिए ठीक से है, ठीक चल रहा है या नहीं, उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर या लीडर जो है, लीडर ज़्यादा सोचते नहीं। और उसमें से ये ऐसे सोच वाले जितने भी नेशंस है, उनके प्राइम मिनिस्टर है या फिर उनके लीडर है, धीरे धीरे लोगों में उनके खिलाफ आवाज़ बनती जाती है और वो बांग्लादेश के रूप में, फिर लास्ट में बांग्लादेश के रूप में वो सामने आती है। ऐसे बताया जाता है कि ख्वाब देखने वाले प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। हमारे यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है, ऐसे मानने वाले प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं। और ये सब प्राइम मिनिस्टर जो है, क्या लीडर जो है, कि हम जो कुछ कर रहे हैं, हम जो नेशन के लिए कुछ कर रहा है वही सब कुछ ठीक है, ये ऐसे सोचने से उनमें बहुत सी दिक्कत जो है वो दिक्कत आ रही है। तो विकास जो कर रहे हैं, डेवलपमेंट की जो जितने भी प्रोग्राम्स रन किए जा रहे हैं, ये सब डेवलपमेंट के प्रोग्राम हम नेशन के लिए कर रहे हैं, नेशन के लोगों के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनमें से सचमुच लोगों के लिए वो डेवलपमेंट हो रहा है क्या? डेवलपमेंट की जितने भी प्लानिंग किए जा रहे हैं, प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, वो लोगों तक पहुंच रहे हैं क्या? उसके बारे में वो ज़्यादा सोचते नहीं। उनको जितने भी एडवाइजरी बोर्ड होती है वो इतना एडवाइस नहीं देते, ऐसा लगता है। एडवाइस देते भी होंगे तो फिर भी वो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। इसलिए उनको लगता है कि हम जो कुछ डेवलपमेंट, विकास कर रहे हैं वो एक अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये एक बबूल है जो एक दिन फटने वाला है और सब कुछ हमारे हाथ से छीना जाएगा, वो उनको मालूम नहीं रहता। एक बार सत्ता मिल गई, वो सत्ता मिलने के बाद में वो हमेशा एक खौफ में रहते हैं और उनके लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं। इसीलिए ये एक समस्या जो है वो समस्या दिन ब दिन वर्ल्ड में बढ़ती जा रही है। और उसको विरोधक जो है, नेशन के उनको विरोध करने वाले या फिर अपोजिट पार्टी जो है, अपोजिट पार्टी बार बार बताती रहती है कि भाई जो भी कुछ आप कर रहे हो वो समाज के लिए, लोगों के लिए ठीक नहीं है, लेकिन वो मेजॉरिटी होने के बावजूद वजह से, मेजॉरिटी उनके पास रहती है, इसके वजह से वो लोगों का कुछ भी नहीं सुनते। जो लोग बता रहे हैं उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचते और वो अपने ही एक ख्वाब में रहते हैं और फिर धीरे धीरे वो एक हुकुम शाह की ओर, तानाशाह की ओर बढ़ते जाते हैं। जो भी डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन में वो तानाशाही स्वरूप के डिसीजन लेते हैं और हम जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक से ही कर रहे हैं, किसी का सुनना नहीं। इस तरह से वो सब कुछ चलता रहता है। और जो भी कुछ टाइम बिन डेवलपमेंट कर रहे हैं वो टाइम बिन डेवलपमेंट
सचमुच लोगों के लिए अच्छा है, लोगों तक पहुंच रहा है, इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचते। और इसीलिए वह अपनी खुर्ची को बचाने के लिए हमेशा अपने हिसाब से कुछ ना कुछ करते रहते हैं और लोगों में इसका एक विद्रोह बना रहता है। ये विद्रोह कोई तो एक उसको मूवमेंट चलाने वाला मिल गया, लीडर मिल गया, तो वो अंतिम तक पहुंचता है, जैसे बांग्लादेश में हुआ। और ये बांग्लादेश में जो भी कुछ हुआ, उसको जंगल में जब आग लगती है तो वो बुझाने के लिए कोशिश करने वाले कितने भी आ जाए, लेकिन वो जंगल की आग जो है वो बढ़ती ही जाती है। इस तरफ से ये आंदोलन जो है, आंदोलन करने वाले लोगों में 7 लोग जुड़ते रहते हैं और ये धीरे धीरे आंदोलन बहुत तेज हो जाता है। सेम बांग्लादेश में परिस्थिति हो गई कि जब आंदोलन 2-3 महीने से 6 महीने से चल रहा है, तो शेख हसीना ने ऐसा सोचा होता कि ये आंदोलन में कुछ तो ये बता रहे हैं, ये हमको कुछ बताने चाह रहे हैं, तो उसको हम थोड़ा सा रिप्लाई करेंगे, उसको हम रिस्पांस करेंगे। जब रिस्पांस करते तो ये आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन नहीं हो सकता। ये मुझे उसकी एक बाजू लग रही। दूसरी, कोई नेशन के बारे में इतना बड़ा आंदोलन जब खड़ा होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई हाथ होता है, और इसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि इनके बारे में चाइना की ओर संशय जो है, चाइना की ओर जा रहा है। चाइना की ओर संशय जाने के 2-4 कारण हैं, 2-4 कॉजेज से, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बात करूँगा। दक्षिण एशिया में चाइना को मानने वाले, या चाइना को खुद को ऐसा लगता है कि साउथ एशिया का मैं एक रिप्रेजेंट नेशन हूँ, लेकिन रिप्रेजेंट नेशन बनने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि रिप्रेजेंट नेशन यानी कि लीडर नेशन बनने के लिए उतने उनके पास में गट्स होने चाहिए। सिर्फ इकोनॉमी स्ट्रांग है, सिर्फ लीडरशिप स्ट्रांग है तो हम वो एरिया के, जैसे कि साउथ एशिया एरिया के हम लीडर बन सकते, ऐसा नहीं होता। लीडर बनने के लिए बहुत सी क्वालिटीज़ ज़रूरत होती है, और वो क्वालिटीज़ चाइना के लीडर में या चाइना के इकोनॉमी में नहीं है। चाइनीज़ इकोनॉमी जो है, वो इकोनॉमी हर एक नेशन के अंदर कंट्रोल करने की इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के बाद में इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा करते हैं कि वो नेशन वो रीपेमेंट नहीं कर पाता, और रीपेमेंट नहीं कर पाने के बाद में वहाँ पे वो यूनिट कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जैसे श्रीलंका में हुआ कि श्रीलंकन जो मेन डेवलपमेंट एरियाज़ है, जैसे कि रोड डेवलपमेंट होगा या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, आईटी सेक्टर का डेवलपमेंट होगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद में वो रीपेमेंट कैपेसिटी श्रीलंका की नहीं थी, तो वहाँ ने चाइना ने उनके वो प्रोजेक्ट ही कंट्रोल कर लिए। ऑटोमेटिकली वो प्रोजेक्ट एग्रीमेंट ऐसे ही करते हैं कि ऑटोमेटिकली वो प्रोजेक्ट कंट्रोल में आ जाते हैं, तो इसलिए वहाँ की इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती है। सेम सिचुएशन बांग्लादेश में करने की कोशिश चाइना ने की, लेकिन चाइना के शेख हसीना गवर्नमेंट जो है थोड़ा बहुत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे चलता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर इंडिया में जो भी कुछ गवर्नमेंट रन हो रहा है, तो उसके बारे में सोचते रहते हैं, या उसके बारे में वो वहाँ पे डिस्कशन जो है वो डिस्कशन होता रहता है। इसलिए बांग्लादेश ने चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट जो है, वो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट लेते समय, एग्रीमेंट करते समय, उन्होंने कुछ ऐसी जो कि एग्रीमेंट में
दिक्कतें थे वो नहीं मानने की। इसीलिए चाइना के मन में हमेशा बांग्लादेश के खिलाफ रहा है। और उसका दूसरा एक एग्ज़ाम्पल, शेख हसीना चाइना के दौरे पर थी। चाइना के डेलीगेट्स जो है उनके साथ में बातचीत करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए गई थी। और वो डिस्कशन करने के जाने के बाद में वहाँ की कुछ ऐसे लीडर थे जो सेकेंडरी लीडर जिसको बोला जाएगा, या स्टेट लीडर बोला जाएगा, उनके साथ बात करना चाहिए, ऐसी चाइनीज़ गवर्नमेंट ने, चाइनीज़ लीडरशिप ने कोशिश की। तो फिर बाद में ये शेख हसीना को ऐसा लगा कि ये अरे हम तो एक नेशन का प्राइम मिनिस्टर है, और प्राइम मिनिस्टर को बात करने के लिए, प्राइम मिनिस्टर से बात करने के लिए उतने लेवल के लीडर न देते वक्त छोटे लेवल के लीडर को हमारे साथ में बात करने के लिए छोड़ दिया गया है। तो उन्होंने वो चाइनीज़ दौरा जो था, तो चाइनीज़ दौरा आधे पे छोड़ के वो वापस आ गई। शेख हसीना दौरा छोड़ के वापस आ गई, और वापस आने के बाद में कई दिन के बाद में वो शेख हसीना ने चाइना से डिस्कशन करना, एग्रीमेंट या फिर चाइना के बारे में, चाइना से कुछ रिलेशन जो है, ट्रेड जो है, या फिर बाकी की चीज़ें जो है वो धीरे धीरे कम होती गई। और ये चाइना को पूरी तरह से, चाइनीज़ थिंकर्स जो है, चाइनीज़ स्टडी करने वाले जितने भी हैं, उन्होंने उनके बारे में तो उनको पता ही है कि ये सब कुछ करने के लिए थोड़ा बहुत इंडिया उसको सपोर्ट कर रहा है, भारत की ओर से उनको भरोसा मिल रहा है। या बांग्लादेश हमेशा चाइना से ज़्यादा भारत के ऊपर भरोसा करता है। जो भी इंडियन पॉलिटिक्स है, इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम है, वो चाइना से बेहतर है, चाइना से भरोसा करने लायक है। इसलिए उन्होंने भारत के ऊपर उसका भरोसा जताया। और दक्षिण एशिया में चीन ने अपना न मानने वाले को कभी नहीं छोड़ता। देखिए, एक ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है, चाइना इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, चाइना गवर्नमेंट जो है पॉलिटिकली स्ट्रांग है। इंटरनेशनल लेवल पे चाइनीज़ इकोनॉमी जो है स्ट्रांग होने के बावजूद भी वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे चाइना को नहीं माना जाता है, और इंडिया को सपोर्ट किया। वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में साउथ एशिया का लीडर कौन होगा, तो इकोनॉमिकली जो भी कोई नेशन होगा, स्ट्रांग नेशन होगा, उसको लीडर माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इंडिया को लीडरशिप मिलती जा रही है, चाइना को लीडरशिप नहीं मिल रही। तो कहीं ना कहीं चाइना के मन में ये इंडिया को लीडरशिप मिलने के लिए क्या क्या कौन कौन से नेशन सपोर्ट करते हैं, तो बांग्लादेश उसमें से एक मेन नेशन माना जाता है। जहाँ भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, इंडिया के दक्षिण एशिया के रिप्रेजेंटेटिव के बारे में जब सोचा जाता है, तो इंडिया को आगे किया जाता है और उसको सपोर्ट बांग्लादेश करता है। तो ये चाइना को कभी भी हजम नहीं हुआ। चाइना को ऐसे लगा कि ये न चलने वाली बात है। इसीलिए ऐसे मराठी में कहा जाता है, साम दाम दंड भेद। हिंदी में भी ये हो सकता है कि साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर कोई भी राष्ट्र हो, उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश चाइना कर रहा है। और वो कंट्रोल करने की कोशिश भारत पर भी कर रहा है, बांग्लादेश के ऊपर भी कर रहा है। साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज़ करो, शांति से कुछ करो, या नहीं कुछ हो रहा तो दंड देकर करो, उसके ऊपर उसको पैसा दे के करो। ये नहीं सब कुछ हो रहा है तो उसमें डिवाइडेशन करो। ऐसे करने के बाद में ऑटोमेटिकली चाइना जो है वो चाइना कोशिश करता रहा है, और उसको अपोज करने का काम भारत की तरह से, भारत जैसे अपोज करता रहा है, उस तरह से बांग्लादेश ने भी चाइना को अपोज किया है। तो उसके भी एक
रीज़न हो सकता है कि उन्होंने बांग्लादेश के जितने भी वो मूवमेंट चल रहा है तो मूवमेंट को सपोर्ट किया होगा, ऐसे बताया जा रहा है। अभी उसका धीरे धीरे उसके ऊपर राइटअप आ सकता है। जितने भी थिंकर्स है वो थिंकर्स ऐसे बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश मूवमेंट बांग्लादेश में जितना भी कुछ मूवमेंट चला उसके पीछे चाइनीज़ रिलेशन हो सकता है, लेकिन अभी वो 100% हम बता नहीं सकते। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और शेख हसीना उन्होंने दोनों में जो भी कुछ रिलेशन है वो सौहार्दपूर्ण है। हमेशा वो डायलॉग के ऊपर भरोसा करते हैं और थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर जब हुए उन्होंने जो भी कुछ शपथ ग्रहण किया उस समारोह में भी शेख हसीना आई थी। तो उनके एक सौहार्दपूर्ण रिलेशन जो है वो रिलेशन दोनों नेशन में बना हुआ है और ये चाइना को नहीं चाहिए। इसीलिए ऐसे बताया जाता है कि वो स्टूडेंट मूवमेंट जो चल रहा था उनको चाइनीज़ सपोर्ट था, चाइना ने उसको सपोर्ट किया हो सकता है। दक्षिण एशिया में जो भी कुछ बड़ा हादसा होता है वो उसका संशय जो है चाइना की ओर जाता है। दक्षिण एशिया में जितने भी कोई भी मूवमेंट हो तो उनके पीछे कौन होता है, तो ऐसे इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में स्टडी करने वाले जितने भी रिसर्चर है वो रिसर्चर ऐसे बताते हैं कि उसके पीछे चाइना का बड़ा हाथ होता है। तो ये अभी का इंसिडेंट जो हुआ है बांग्लादेश में उसके पीछे भी चाइना का हाथ हो सकता है, ऐसे थिंकर्स बता रहे। अभी उसको पूरा 100% उन्हीं का हाथ है या नहीं ये नहीं बता सकते। बांग्लादेश में भारत का एक प्रभाव है, बांग्लादेश में भारत का एक प्रभाव है और ये प्रभाव चाइना को नहीं चलने वाला। चीन जो है उनको ऐसा लगता है कि दक्षिण एशिया में जितने भी नेशंस है उनको हमने कंट्रोल कर लिया है। एग्जांपल मैंने उसके पहले भी कोट किया, श्रीलंका में पूरा कंट्रोल जो है वो चाइनीज़ कंट्रोल है। इधर नेपाल में अभी थोड़ा बहुत उनका कंट्रोल है, भूटान में कंट्रोल चलता है, पाकिस्तान में तो पहले से ही उनका कंट्रोल है। तो न मानने वाले चाइनीज लीडरशिप न मानने वाले इंडिया एक है और इंडिया को सपोर्ट करने वाला बांग्लादेश है। तो उनको भेद किया जाए, उसमें तो फूट पाया जाए, इस तरफ की नीति जो है वो चाइना ने की और बांग्लादेश में ये मूवमेंट चला, ऐसे हमेशा लगता रहता है। अपने देश के लोगों की नाराज़गी हाथ से बाहर नहीं जाना चाहिए। बांग्लादेश के लीडर ने ये चीज़ें नहीं देखी। जो भी कुछ नाराज़गी होगी वो नाराज़गी हद से ज़्यादा जब हो जाती है तो ये सिचुएशन आ सकती है। कोई भी नेशन होगा उसमें नाराज़गी, लोगों की नाराज़गी जो है वो हद से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वो एक कंट्रोल में नाराज़गी होगी तो वो कंट्रोल में होनी चाहिए और उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने रेमेडीज़ करनी चाहिए। गवर्नमेंट ने वो सोचना चाहिए कि हमने क्या कर सकते हैं, क्या किया जाए ताकि हम उसमें से लोगों की नाराज़गी जो है वो दूर हो सकती है। जितने भी आंदोलन होते हैं तो आंदोलन को एग्रीमेंट के तौर पर उसको सॉल्व किया जाना चाहिए। क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, इसका सोच जो है गवर्नमेंट के लेवल पे डिस्कशन होना चाहिए। जो भी कुछ आंदोलन करने वाले लीडर होते हैं तो लीडर के साथ में बातचीत होनी चाहिए और वो बातचीत जो है वो उसमें से कुछ नतीजा निकलना चाहिए। जब तक नतीजा नहीं निकलता तब तक इशू जो है वो इशू बढ़ता ही रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बांग्लादेश में जो नाराज़गी थी 6 महीने थी वो उसको उन्होंने ठीक ढंग से ऑपरेट नहीं किया। उन्होंने वो जो भी कुछ नाराज़गी थी वो नाराज़गी हद से ज़्यादा होने के लिए
जो खबरदारी लेनी चाहिए शेख हसीना ने वो नहीं ली, इसलिए ये इशू जो था इशू हमेशा बढ़ता रहा। शेख हसीना 2008 से बांग्लादेश में एज ए प्राइम मिनिस्टर करके पद पर थी। 2008 से लेकर 2024 तक यानी कि ऑलमोस्ट 20 साल के आसपास प्राइम मिनिस्टर रहने के बाद में लोगों में कोई भी प्राइम मिनिस्टर होगा उसके बारे में थोड़ी सी नाराज़गी जो है वो आ ही जाती है। कितना भी अच्छा गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर हो, वो उसके बारे में नाराज़गी जो है हर एक डेमोक्रेटिक नेशन में ये देखा गया है कि नाराज़गी जो है एक साधारण 10 साल के बाद में 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहा तो लोगों को ऐसा लगता है कि अभी चेंज किया जाना चाहिए, उसको बदलाव होना चाहिए। जैसे कि इंडिया का एग्जांपल कोट करेंगे, इंडिया में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। प्राइम मिनिस्टर 10 साल कंटिन्यू 10 साल प्राइम मिनिस्टर होने के बाद में नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार ने एक नारा दिया, अब की बार जो है नया सरकार बनना चाहिए, और लोग वो चेंज करने की कोशिश करते हो, वो चेंज होता है। इसीलिए 2 दशक तक सत्ता में रहने के बाद में या उनके बारे में लोगों में नाराज़गी बढ़ती जाती है। लोकशाही जो है, डेमोक्रेटिक सिचुएशन जो है, जो ज़्यादा लीडर जो है कोई भी पक्ष सत्ते में रहेंगे, वो जो ज़्यादा दिन सत्ते में रहा तो ऑटोमेटिकली उनके मन में एक लोकशाही थ्रू गवर्नमेंट चल रहा है ऐसा वो दिखाते हैं, लेकिन वो कंट्रोल जो है वो पूरी तरह से अपनी कंट्रोल के हिसाब से किया जाता है। इंडिया में वैसे लश्करशाही नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की हिसाब से यहाँ पे गवर्नमेंट चलती है। लेकिन पाकिस्तान होगा, श्रीलंका होगा, बांग्लादेश होगा, म्यांमार होगा, यहाँ पे मिलिट्री की हमेशा मिलिट्री कंट्रोल किया करती है। बांग्लादेश में जनवरी में इलेक्शन हुए और इलेक्शन में अपोजिट पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के जितने भी लीडर थे उन्होंने वो इलेक्शन में शामिल नहीं हुए। तभी से ऐसे लगने लग गया था कि यहाँ के गवर्नमेंट इलेक्शन जो है इलेक्शन नाम मात्र रहा, अपोजिशन पार्टी ही इलेक्शन में शामिल नहीं हो रही। इसका मतलब ही नहीं रहता कि अपोजिशन बहुत ही नाराज़ है और अपोजिशन ने ये सब कुछ कोशिश इलेक्शन में भाग न लेने का डिसीजन जो लिया गया वो डिसीजन नेशन के लिए थ्रेट लाइक होता है। इलेक्शन जो भी कोई भी नेशन होगा वहाँ के इलेक्शन जो है वो शांततापूर्ण तरीके से होना चाहिए। लेकिन जब अपोजिशन इलेक्शन में भाग नहीं लेना चाहता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगी, वो सोचने लायक है और वो बांग्लादेश में सोचा नहीं गया। बांग्लादेश में उसके बारे में कुछ भी विचार नहीं किया गया और उन्होंने इलेक्शन में भाग नहीं लिया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने फिर भी शेख हसीना और उनके लीडर्स, उनके जितने भी लीडर्स थे उनको ऐसा लगा कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक वेव में कर रहे हैं। लेकिन उनको लगता था डेमोक्रेटिक वेव, लेकिन बाकी लोगों को, जनता को भी लगना चाहिए कि ये जो कुछ हो रहा है वो डेमोक्रेटिक वेव से हो रहा है क्या, वो डेमोक्रेटिक वेव से नहीं हो रहा था। इसलिए ये बांग्लादेश में ये इंसिडेंट जो है वो इंसिडेंट हुआ, ऐसा मुझे लगता है। नेक्स्ट जो इशू जो है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, आर्थिक जो विकास जो है वो बांग्लादेश में होना चाहिए। कोई भी नेशन होगा, को नेशन के लोगों में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, जब नेशन में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है तो लोगों को उसका बेनिफिट मिलता रहता है।
लेकिन वहाँ पे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के बारे में शेख हसीना की सरकार ने लोगों का ज़्यादा सोचा नहीं। लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या सोचते हैं, उनके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। और उन्होंने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के बारे में ऐसे बताया जाता है कि रेडीमेड जितना भी कपड़ा बनता है उसके बारे में बांग्लादेश की जो भी कुछ बाजार पेट है वो वर्ल्ड में एक लार्जेस्ट बाजार पेट मानी जाती है रेडीमेड कपड़ा बनाने के लिए। उन्होंने एक टाइम बांग्लादेश में जितने भी रेडीमेड कपड़ा बनता है वर्ल्ड में वो सप्लाई होता था। कोई भी नेशन, कोई भी एक सेक्टर में अपना बढ़त बनाते हैं वो तो बढ़त हमेशा कंटिन्यू रहने के लिए कोशिश करनी चाहिए, लेकिन बांग्लादेश में वैसे किया नहीं गया। जो रेडीमेड कपड़े के बारे में बढ़त उन्होंने पाया था उसके बारे में लोगों को रोज़गार मिल रहा था, महिलाओं को रोज़गार मिल रहा था। इसके लिए ज़्यादा से रिकंस्ट्रक्शन किया जाना चाहिए कि ये बढ़त हमने बनाई हुई है वो आगे कैसे चलती रहेगी, इसके लिए कुछ भी नहीं सोचा गया। और इसीलिए जो बाहर के देश में निर्यात होता था, एक्सपोर्ट माल होता था, एक्सपोर्ट माल से लोगों में पैसा आता था, महिला को रोज़गार मिला था, वो बढ़त बनी हुई थी। उसको चालना देने के लिए गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया। जो भी कुछ बांग्लादेश में आने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि इंडिया से वहाँ पे संतरी जाती है, वहाँ पे रुई, कपड़ा बनाने के लिए लगने वाली रुई जाती है, या अनार है, डाइम है, या फिर टेक्सटाइल या सिरेमिक टाइल से, या फिर इंजीनियरिंग के जितने भी उपकरण से वो वहाँ पे जाते हैं। मेडिसिन इंडिया से जाते हैं, केमिकल्स इंडस्ट्री के लिए लगने वाले केमिकल्स जो भी है इंडिया से वहाँ पे जाते हैं। और उस आधार पर वो रॉ मटेरियल जाने के बाद भी उसके आधार पर वहाँ पे अपना एक खुद का एक बाजार पेट बनता है। रेडीमेड कपड़े का बाजार पर तो बना हुआ था, और वो उसको कंटिन्यू रखने के लिए जो भी कुछ कोशिश करनी चाहिए वो बांग्लादेश के लीडर ने किया नहीं। बांग्लादेश और भारत के बीच में ऑलमोस्ट 3000 करोड़ का निर्यात जो है वो निर्यात होता है। इंडिया को भी उसका बेनिफिट मिलता है, बांग्लादेश को उसका बेनिफिट मिलता है। लेकिन उसके ऊपर शेख हसीना ने ज़्यादा उसका लक्ष्य केंद्रित नहीं किया, और उस वजह से वहाँ पे उतना लोगों के मन में जो भी कुछ एक बार उन्होंने बढ़त बनाई वो नहीं टिकी। इसके बारे में लोगों के मन में एक संशय जो था वो संशय बढ़ता गया। और ये सब कुछ होने के बाद में अभी शेख हसीना ने वहाँ पे राजीनामा दे दिया है। ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में उन्होंने आश्रय लिया है, पॉलिटिकल आश्रय उनको बोलते हैं कि आश्रय लिया हुआ है। अब वो कोई और नेशन में जाने की भी सोच रही है। तो ये सब होने के बाद में बांग्लादेश के जितने भी लोग थे, लोगों को ऐसे लगा कि ये सिचुएशन हैंडल करने के लिए कोई तो एक बांग्लादेश का लीडर चाहिए। बांग्लादेश में ऐसे बहुत से लीडर थे, लेकिन हर एक लीडर के बारे में, हर एक लीडर के ऊपर कुछ ना कुछ संशय था। तो फिर फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस का जो जनक था, इकोनॉमिक्स जिसको कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को लोगों ने कॉल किया। लोगों ने ऐसा बताया कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ये सब सिचुएशन हैंडल करने के लिए आ जाए। वो पेरिस में थे, पेरिस में गए हुए थे और उनको बुलाया गया, कॉल किया गया, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश में जो भी कुछ गरीबी थी उनको हटाने के लिए, निर्मूलन करने के लिए बहुत कुछ किया। माइक्रो फाइनेंस के थ्रू उन्होंने बांग्लादेश के लोगों को
रोज़गार देने की कोशिश की, लोगों के पास पैसा आए, इसके लिए बहुत कोशिश की गई है और उसके लिए उनको नोबेल पारितोषिक भी दिया गया है। तो वो आए और ये सिचुएशन जो है वो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, ऐसा कहा गया। जब ये डिक्लेयर हुआ तो मेरे मन में एक क्वेश्चन आया कि जो कोई एक लीडर है, सोशल एक्टिविस्ट है, उसको डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर बनाना ये थोड़ा एक सोचने वाली बात है। जैसे कि महाराष्ट्र में एक आंदोलन चलाया था अन्ना हजारे ने, और अन्ना हजारे को डायरेक्ट यहाँ का सीएम मुख्यमंत्री बनने के लिए कॉल किया जाए तो वो पूरी सिचुएशन हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी नेशन का सिचुएशन हैंडल करने के लिए एक क्षेत्र में, जिसको जैसे कि कोई आदमी एजुकेशन में अच्छा है तो एजुकेशन सेक्टर सुधारने के लिए वो बराबर काम कर सकता है, लेकिन वो राष्ट्र को लीडर करने के लिए पूरी तरह से सक्सेस होगा या नहीं होगा मुझे मैं उसके बारे में संशय हूँ। वो ठीक उसी तरह से प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए मोहम्मद यूनुस को लोगों ने कॉल किया। मोहम्मद यूनुस ने भी उसको पॉजिटिव रिस्पांस किया गया, लेकिन मैं ऐसा कहता कि देश का समर्थ अर्थतज्ञ, देश का समर्थ ऐसे इकोनॉमिस्ट है, वो उसको नेतृत्व करने के लिए जो भी कुछ गुण लगते हैं, जैसे कि समाजकरण उसके आंग में होता है कि समाजकरण कैसे किया जाता है, लोगों को, समाज को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, समाज को कैसे बताया जा सकता है, वो आना चाहिए। उसको राजकरण आना चाहिए, उसको समाज परिवर्तन करने के लिए, बाय वो इकोनॉमिक्स करके इकोनॉमिकल परिवर्तन करने के लिए उन्होंने तो कोशिश की है, लेकिन पॉलिटिकल इकोनॉमी ऐसे कंसेप्ट है पॉलिटिक्स में, राजकारण में एक पॉलिटिकल इकोनॉमी कहा जाता है। तो इकोनॉमी जो है वो सेकंड रखी गई है, कोई भी राष्ट्र की इकोनॉमी जो है वो सेकंड लाइन पे रखी गई है और फर्स्ट लाइन पे राजकारण रखा गया है। जिसको ये जमता है, पॉलिटिकल इकोनॉमी जमती है, वो अच्छी तरह से राजकारण कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि मोहम्मद यूनुस को ये कितने हद तक बन सकता है, जम सकता है, वो अभी देखेंगे, सोचने वाली बात है, वो आगे जाके दिखेगा। लेकिन राजकारण जिसको अच्छे से जमता है वो राष्ट्र के लिए इकोनॉमिस्ट, अर्थतज्ञ जो है वो आराम से ले सकते हैं, दिखा सकते हैं, उनको कार्य कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोहम्मद यूनुस को वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है और उनकी अभी एग्ज़ाम होनी बाकी है, राजकारण की एग्ज़ाम उनको, ये उन्होंने तो अपने एक क्षेत्र जो था इकोनॉमिक्स जो क्षेत्र था, अर्थशास्त्र जो क्षेत्र था, उसकी एग्ज़ाम उन्होंने पास कर ली है। उनको इकोनॉमिक्स में बहुत सी पारितोषिक भी मिल गई है, लेकिन अब ये सेकंड इनिंग खेलने जा रहे हैं, राजकारण की सेकंड इनिंग खेलने जा रहे हैं। तो वहाँ पे उनको उनकी राजकारण की एग्ज़ाम उनको अभी पास करना बाकी है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे हम सब दुआ करते हैं कि वो उसमें भी सक्सेस हो जाए, ताकि हमारे नेबर कंट्रीज जो है, नेबर कंट्रीज़ आराम से ठीक से वहाँ पे रह सके, पीसफुल इन्वायरमेंट रह सके, तो अच्छा होगा। ये एग्ज़ाम्पल कोट करने के लिए मैं एक दूसरा एग्ज़ाम्पल भारत के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में बताऊंगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक उत्तम अर्थतज्ञ इकोनॉमिस्ट है, एक श्रेष्ठ ऐसे इकोनॉमिस्ट है, लेकिन उनसे इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ भी नहीं जानने वाले, उनसे कम जानने वाले, पहचानने वाले मनमोहन सिंह के ऊपर टिक्का टिप्पणी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मनमोहन सिंह को राजकारण नहीं जमा, पूरा
राजकारण जो है वो राजकारण उन्होंने ठीक से नहीं किया। इसीलिए जिसको राजकारण, राजकीय प्रेरणा और राजकीय भावना अच्छी सी जमती है, वो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक, नेशन का इकोनॉमिक्स जो है ठीक से ऑपरेट कर लेता है, संभाल लेता है। इसीलिए मनमोहन सिंह के बारे में ऐसे बताया जाता है कि उन्होंने इकोनॉमी जो है, नेशन की इकोनॉमी एकदम हाई लेवल पे स्ट्रांग बना के रख दी, लेकिन उनको राजकारण नहीं जमा, लेकिन उनको पॉलिटिकल मोटिवेशन जो है वो पॉलिटिकल मोटिवेशन नहीं रहता। पॉलिटिकल भावना, कब क्या करना है, कब कौन सी बात करनी है, उसके बारे में मनमोहन सिंह के बारे में ऐसे बताया जाता कि उनको ये नहीं जमा। इसीलिए ऐसे इंडिया में ऐसे बताया जाता है कि मनमोहन सिंह एक अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के नाते उनसे कम शिक्षित लोगों ने मनमोहन सिंह के ऊपर टिक्का टिप्पणी की। जिसको इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ भी नहीं समझता, कुछ भी नहीं समझता, ऐसे लोगों ने मनमोहन सिंह के ऊपर टिक्का टिप्पणी की। तो इसलिए ये अच्छी बात है, जो वर्ल्ड की इकोनॉमी के बारे में सोचते हैं, वर्ल्ड की इकोनॉमी स्ट्रांग होने के बारे में सोचते हैं, उनको राजकारण के बारे में, राजकारण में जो इकोनॉमिक्स नहीं जानते वो टिक्का टिप्पणी करते। तो ये जो चीज़ है वो ठीक नहीं है ऐसा लगता है। सेम ऐसी सिचुएशन बांग्लादेश के बारे में ना हो तो अच्छा होगा। बांग्लादेश के साथ में और एक कोई नेशन है, नेशनल इंटरेस्ट के बारे में भारत के साथ में एक बांग्लादेश का इंटरेस्ट रहता है, चाइना के साथ में इंटरेस्ट रहता है, पाकिस्तान के साथ में इंटरेस्ट रहता है। इन सभी के साथ में जो भी कुछ इंटरेस्ट है बांग्लादेश का, वो अलग अलग इशू पे है। और ये इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट ठीक से रहेगा तो ऑटोमेटिकली बांग्लादेश सर्वाइव कर पाएगा। ये सब चाइना के साथ में इंटरेस्ट बनाए कर रखना है, भारत के साथ में इंटरेस्ट बनाए रखना है, पाकिस्तान के साथ में इंटरेस्ट बनाए रखना है, और वर्ल्ड के बारे में भी इंटरेस्ट बनाए रखना है। जब ये ठीक से इंटरेस्ट बना के रखेंगे तब जाके ऑटोमेटिकली बांग्लादेश में बांग्लादेश का एक जो पॉलिटिकल चेंज जो है वो पॉलिटिकल चेंज एक्सेप्ट होगा। वो पॉलिटिकल चेंज जो है वो पॉलिटिकल चेंज एकदम से नहीं हो पाएगा, उसके लिए टाइम लगेगा। कोई भी चीज़ जो होगी, वो कोई भी नेशन में होगी, कोई भी एक चीज़ होती है तो उसको इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा टाइम लगता है। बांग्लादेश में जो स्टूडेंट मूवमेंट चली हुई है, स्टूडेंट ने जितनी भी मूवमेंट चलाई हुई है, वो स्टूडेंट की एक अलग ऐसी अपेक्षा है। वो अपेक्षा तुरंत वहाँ पे चेंज होना चाहिए, वो तुरंत कभी भी चेंज हो नहीं सकता। जैसे कि इंडिया में मनमोहन सिंह के बाद एग्जांपल मैंने कोट किया, मनमोहन सिंह के बाद में यहाँ पे नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता पे आया और उन्होंने जितने भी कुछ आश्वासन दिए थे वो 10 साल में भी नहीं पूरा कर सके। वो लोगों को वो आश्वासन जितने भी दिए गए हैं वो लोगों को ऐसा लगता है कि वो तुरंत होना चाहिए, तुरंत पूरी होना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। बांग्लादेश में भी सेम सिचुएशन होने वाली है। जो भी कुछ मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं वो स्टूडेंट हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनको पूरा सिचुएशन क्या रहता है वो सिचुएशन अभी मालूम नहीं। ऐसे कहा जाता है अपेक्षा एंड वास्तव, सच परिस्थिति क्या है और लोग क्या अपेक्षा कर रहे हैं, इन दोनों का मिलाप होने के लिए बहुत वक्त लगता है। अपेक्षा और वास्तव, सच सिचुएशन, उसको दोनों को मिलाप जब होगा तब जाके बांग्लादेश में पीसफुल इन्वायरमेंट हो सकती है। एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट उसको कहते हैं। लोगों की जितनी भी एक्सपेक्टेशन है, अपेक्षा है, उसको मैनेज करता आना चाहिए। उसके मैनेज जब तक ठीक से नहीं हो सकती तब तक वहाँ पे सरकार जो है वो सरकार ठीक से सत्ता संभाल नहीं पाएगी। इसके लिए एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट
करना आदमी के लिए भी, कोई भी आदमी होगा तो उसके फैमिली होगी, उसके बच्चे होंगे, उसका कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन होता है। वो तुरंत तो नहीं पूरा होता, उसको पूरा होने में कुछ टाइम लगता है, कुछ वक्त जाना पड़ता है। तो इसके लिए ऐसे कहा जाता है कि किसी सत्ता में बदल हुआ और उनके पास जादू की एक छड़ी दे दी और उन्होंने ये वो जादू की छड़ी घुमा दी तो तुरंत वहाँ पे चमत्कार होके बदल हो जाएगा। ऐसा नहीं है, वो बदल होने के लिए कुछ वक्त लगेगा, कुछ टाइम लगेगा। मोहम्मद यूनुस को वो वक्त देने की ज़रूरत है। जब तक मोहम्मद यूनुस को ये टाइम नहीं देंगे तब तक वो सिचुएशन जो है वो सिचुएशन चेंज नहीं हो सकता। मोहम्मद यूनुस एक चेहरा है, एक फेस है, उसको बांग्लादेश के सत्ता स्थान पे बैठाया गया है, लेकिन उनको सपोर्ट करने के लिए जितने भी लोगों की ज़रूरत है, जितने भी बाकी के लोगों की ज़रूरत है, वो तो पूरा नहीं रहने वाले हैं। और शीर्ष स्थान पर जो चेहरा बैठाया गया है वो तुरंत चेंज करके ये सब कुछ कर पाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो कर पाएगा। करने के लिए कर पाएगा ही, लेकिन वास्तव में उतरने के लिए उनको टाइम लगने वाला है। और वो टाइम अब बांग्लादेश के जो स्टूडेंट है वो कितने हद तक, कितने टाइम तक वो सस्टेन कर पाते हैं, ये सचमुच सस्टेन कर गए तो मुझे ऐसा लगता है कि बांग्लादेश में पीसफुल इन्वायरमेंट आगे जाके निर्माण हो जाएगा। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड किसके ऊपर करता है? स्टूडेंट के ऊपर करता है। ऐसा तो अभी लगता है कि स्टूडेंट अभी हर एक सिचुएशन में, सब एक जॉब सिचुएशन जो क्रिएट हुई है, हर एक इसमें स्टूडेंट वो पीसफुल बनाने के कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि ट्रैफिक होगी तो ट्रैफिक का कंट्रोल करने के लिए वहाँ के स्टूडेंट कोशिश कर रहे हैं। हाई लेवल की डायलॉग होगी, वो डायलॉग करने के लिए स्टूडेंट कोशिश कर रहे हैं। तो ये वास्तव जो है, वास्तव सही में उतरने के लिए थोड़ा बहुत टाइम लगने वाला है। वो टाइम वहाँ पे देना चाहिए। बदलाव का परिणाम देखने के लिए टाइम की ज़रूरत है। जो टाइम जो है वो टाइम उन्होंने दिया तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे चेंज जो है, पीसफुल इन्वायरमेंट, पीसफुल गवर्नमेंट है बन सकती है। लोगों की मानसिकता जो है वो तुरंत बदलनी चाहिए। लोगों को ऐसे जो भी मानसिकता से उन्होंने शेख हसीना को प्राइम मिनिस्टर पद से हटाया है, अभी उनको प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को वो सिचुएशन हैंडल करके, वो सिचुएशन कंट्रोल करके वहाँ पे गवर्नमेंट लोगों के एक्सपेक्टेशन जो है वो फुलफिल करने के लिए टाइम लगने वाला है। कोई भी नेशन होगा उसको फुलफिल करने के लिए टाइम तो लगता ही। इसीलिए लोग जो है शॉर्ट टर्म के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी जिसको बोलते हैं, लोगों को तुरंत चाहिए। कोई भी चीज़ जो है वो लोगों को तुरंत चाहिए। और ऐसे जब होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि मोहम्मद यूनुस तो कर नहीं पाएंगे। उसके लिए उसको ये सिचुएशन हैंडल करने के लिए आगे जाने की कोशिश है। तो ऐसा ये सब कुछ करने के लिए मोहम्मद यूनुस जो है, मोहम्मद यूनुस को टाइम ये देना ही देना पड़ेगा। जब तक टाइम नहीं देते तब तक ये सिचुएशन जो है वो सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर पाएगा। हर एक नेबर, इंडिया के नेबर कंट्री के बारे में जब सोचेंगे एज ए स्टूडेंट या सिक्योरिटी स्टडी का स्टूडेंट, या इसके नाते मुझे ऐसा लगता है कि बांग्लादेश की जो भी सिक्योरिटी सिस्टम है, सुरक्षा की व्यवस्था है, उस सुरक्षा व्यवस्था टोटली कंट्रोल करने के लिए या फिर उसका जो परिणाम भारत के ऊपर होने वाला है उसको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगने वाला है। बांग्लादेश में जितने भी लोग हैं
वो इंडिया के ऊपर भरोसा करते हैं। इंडिया जो भी कुछ करेगा मोहम्मद यूनिस को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन एक सोचने वाली चीज़ है, सोचने वाली बात है, शेख हसीना ने अब इंडिया में पॉलिटिकल आश्रय लिया हुआ है, यानी कि इंडिया में वो रहने के लिए आई हुई है। उनको गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है, गवर्नमेंट ने उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करी है और उनका एक अलग प्रतिद्वंदी उसको बोलेंगे। वैसे मोहम्मद यूनिस शेख हसीना का प्रतिद्वंदी नहीं, प्रतिस्पर्धी नहीं, लेकिन उन्होंने अभी वहाँ पे सत्ता संभाली है। वो सत्ता संभालने के बाद में इंडिया ने उनको सपोर्ट करना चाहिए। इंडिया जैसे ही उसको सपोर्ट करती है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे टाइम जाने के बाद में मोहम्मद यूनिस जो है वो मोहम्मद यूनिस उनके प्रयास जो भी कुछ प्रयास हो गए तो उसको इंडिया ने सपोर्ट करना चाहिए। इंडिया जब ये सब कुछ सपोर्ट करेंगे तो सपोर्ट करने से ऑटोमेटिकली वहाँ पे पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट हो सकता है। कोई भी नेशन होगा उसको पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए उनके नेबर कंट्रीज़ जो है वो नेबर कंट्रीज़ का सपोर्ट चाहिए। और इंडिया जब तक ये सपोर्ट नहीं करेगा तब तक बांग्लादेश में पीसफुल इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट हो सकता। और इंडिया सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा उसके बारे में थोड़ा सा डाउट है। क्यों डाउट है? क्योंकि शेख हसीना इंडिया में आके रह रहे हैं। शेख हसीना के साथ में इंडियन लीडर जो है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है, उनका अच्छा रिलेशन है। और उनका पद जाने के बाद में शेख हसीना के पद में जो आया हुआ व्यक्ति है, लीडर है, सोशलिस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट है, उसको सपोर्ट करना इंडियन प्राइम मिनिस्टर का थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। लेकिन एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स समझने वाला लीडर जब होगा तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे शेख हसीना एक लीडर है, एक व्यक्ति है, लेकिन बांग्लादेश एक नेशन है। बांग्लादेश एक नेशन है, वहाँ पे पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली इंडिया में भी पीसफुल इन्वायरमेंट रह सकता है। नहीं तो बांग्लादेश में क्राइसिस लाइक सिचुएशन क्रिएट हो गई, संघर्षपूर्ण वातावरण वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो ये संघर्षपूर्ण वातावरण क्रिएट होने के वजह से बांग्लादेश के लोग जो है वो इंडिया में घुसने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर जो है वो टोटली ऐसी फिनिशिंग की हुई है, उसको तार के कंपाउंड जो है वो बनाए हुए नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसे लूप होल्स रहते हैं। बीएसएफ वहाँ पे बॉर्डर पे सिक्योरिटी के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन वो टोटली वो बांग्लादेश बॉर्डर जो है वो टोटली फिनिशिंग की हुई नहीं। कहीं ना कहीं से वो लोग इंडिया में घुसने की कोशिश करेंगे। इसलिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सीएम जो है उन्होंने कोशिश की हुई है कि हर एक सेक्टर के साथ में उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की है कि बांग्लादेश में जो भी कुछ सिचुएशन क्रिएट हुई है उसका इफ़ेक्ट इंडिया के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए उन्होंने ये कोशिश करने की प्रयास जो है वो प्रयास किए हैं। इंडियन गवर्नमेंट से भी उन्होंने ये सब कुछ डायलॉग किया है कि बांग्लादेश में जब तक पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं होता तब तक हम सिक्योरिटी जो है वो सिक्योरिटी बढ़ाएंगे। वहाँ से रेफ्यूजीज जो है वो रेफ्यूजीज इंडिया में आने की कोशिश करेंगे तो उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में भी ममता बनर्जी ने डिस्कशन करने की कोशिश की है, चर्चा करने की कोशिश की है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसको कितना हद तक सपोर्ट करते हैं ये भी एक देखने वाली चीज़ है। आगे जाके वो सब कुछ मालूम होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और प्राइम मिनिस्टर उन दोनों में ऐसे अच्छे रिलेशन नहीं दिखते हैं। उन दोनों में हमेशा के लिए क्राइसिस लाइक सिचुएशन ही बनी रही है। लेकिन कोई भी नेशन का प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो प्राइम मिनिस्टर को पॉलिटिक्स जो है
राजकारण जो है वो एक अलग स्थान पर रख के जब इंटरनेशनल लेवल की जब क्राइसिस होती है वो क्राइसिस हैंडल करने के लिए पूरी सिचुएशन जो है आर्मी को सपोर्ट करना चाहिए। तो ऐसा जब होगा तो ये इशू जो है वो इशू सॉल्व हो सकता है। मोहम्मद यूनुस को जितना लोगों ने, मराठी में एक कहा जाता है कि बहुसंख्य लोगों ने उनको सर पे लिया हुआ है। जब ये सर पे कोई भी आदमी को लिया जाता है वो सर पे तब तक रखा जाता है जब तक वो अपनी एक्सपेक्टेशन जो है वो पूरा फुलफिल करता है। जब वो एक्सपेक्टेशन जो है वो फुलफिल नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली उसको नीचे उतार के उसके पैर के नीचे उसको डाला जाता है। ऐसे मराठी में एक कहावत है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको सपोर्ट होना चाहिए। मोहम्मद यूनुस ने इंटरनेशनल लेवल पे माइक्रो फाइनेंस के बारे में जो भी कुछ कार्य किया हुआ है उसके लिए उसको नोबेल पारितोषिक जो है वो पारितोषिक मिला हुआ है। और उसका वो सिचुएशन, उसकी वो नॉलेज जो है वो नॉलेज को गेन करने के लिए बांग्लादेश के लोगों को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। बांग्लादेश के लोगों से ये अपेक्षा की जाती है, अब मैं भी अपेक्षा करता हूँ कि मोहम्मद यूनुस को इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमी अच्छी तरह से मालूम है। वो वहाँ की इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग करने के लिए पहले कोशिश करेंगे, लेकिन उसको राजकारण जो है वो राजकारण समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। वो समझने के लिए लोगों ने उसकी राजकारण के बारे में उनको सपोर्ट करना चाहिए। जब तक ये सपोर्ट नहीं मिलता तब तक प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जो है वो वहाँ पे वो लोगों की एक्सपेक्टेशन जो है वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे। इंटरनेशनल लेवल पे अभी सब नेशन में ऐसे क्राइसिस लाइक सिचुएशन क्रिएट होते जा रहे हैं और साउथ एशिया में पीसफुल इन्वायरमेंट बने रहने के लिए चाइना तो कोशिश नहीं करने वाला है, क्योंकि चाइना को साउथ एशिया में एज ए लीडर करके लोगों ने, नेशन ने अभी तक मान्यता नहीं दी है। लेकिन इंडिया को ये कब से, जैसे ही भारत का स्वतंत्र हुआ, बांग्लादेश का स्वतंत्र मिला, बांग्ला मुक्ति संग्राम जिसको कहते हैं, उनको बांग्लादेश को स्वतंत्र मिलाने के लिए इंडिया ने बहुत कुछ कोशिश की। उस टाइम के जो पॉलिटिकल लीडर थे वो लॉन्ग टर्म की सोचने वाले थे। अभी इंडियन लीडर जो है वो लॉन्ग टर्म सोचे, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचने के बाद में ये बांग्लादेश को हम सपोर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली साउथ एशिया में इंडिया का इम्पोर्टेंस बढ़ेगा। इंडिया को अपना खुद का इम्पोर्टेंस जब बढ़ाना है तो बांग्लादेश में पीसफुल इन्वायरमेंट होना चाहिए। इसके लिए इंडिया ने जो भी कुछ कदम उठाने पड़े वो करना चाहिए। लेकिन उसके बारे में अभी कैसे फॉरेन के बारे में जानने वाले थिंकर्स होगा या फॉरेन मिनिस्टर हो गए या फिर और कोई, ये सब कुछ इंडियन गवर्नमेंट को कैसे स्पून फीडिंग करते हैं उसके ऊपर सब डिपेंड है। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक इंडियन लीडर का, हर एक इंडियन थिंकर का, हर एक मिलिट्री के बारे में सोचने वाले, सिक्योरिटी के बारे में राइटअप करने वाले, सोचने वाले की एक जिम्मेदारी बनती है कि इंडियन गवर्नमेंट को सही सलाह दिया जाए। सही क्या हो सकता है, हम ये सब करने के बाद में हमको क्या उसका बेनिफिट मिल सकता है, उसके बारे में सही इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए और गवर्नमेंट ने उसको इम्प्लीमेंट करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। गवर्नमेंट ऐसे बोला जाता है कि गवर्नमेंट को हर एक सिचुएशन के बारे में इंफॉर्मेशन देने की एक जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो हर एक बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। लेकिन गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति कहाँ तक वो रखते हैं उसके ऊपर ये सब सिचुएशन है। तो मुझे ऐसा लग रहा है
कि जो भी कुछ इंडिया के लीडर्स है या थिंकर्स है, उन्होंने सही इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी कोई लीडर है, ये सब ने मिल के बांग्लादेश के बारे में, पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट होने के बारे में, या बांग्लादेश में पीसफुल इन्वायरमेंट रहेगा, तब जाके साउथ एशिया में पीसफुल इन्वायरमेंट बने रहेगा। यही सोचकर इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ पे कोशिश करना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट को जितने भी सलाह दी जाएगी थिंकर्स के बारे में, थिंकर्स के थ्रू, तो उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश इंडियन गवर्नमेंट करेगा। तब जाके बांग्लादेश में पीसफुल इन्वायरमेंट रहेगा, तब जाके इंडिया सिक्योरिटी के बारे में सिक्योर रह सकता है। नहीं तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को इंडियन गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया, तो वहाँ पे क्राइसिस लाइक सिचुएशन क्रिएट होने वाली है और उसका कुछ ना कुछ परिणाम इंडिया को भुगतना पड़ेगा, ऐसा मेरा कहना है। ठीक है, यहाँ पर हम रुकते हैं। इसके बारे में, ये वीडियो के बारे में आपको कैसा लगा, आपको कुछ क्वेश्चंस होगा तो मुझे ड्रॉबैक्स में या चैटिंग बॉक्स में लिख के भेज दीजिए। मैं उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।